Are you guys there? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Acha yaar, I hope you guys are doing well and having a good day. I think we are already late, so without further ado, let's get started. Previous lecture, acha, kindly Ansab and Ali, if you haven't marked their attendance, kindly अभी mark कर लो और यार आप लोग chat में जो है अपने roll numbers या तो attendance के लिए लगा दो या फिर ये आप या screenshot ये ले लेंगे. अच्छा यार, previous lecture में मैंने आपसे discuss किया था लखनऊ पैक्ट. तो आज हमें जो है वो डिस्कस करना है दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स एंड देन वी हैव टू कंपेयर बोथ दीज टू एलिमेंट्स है बिकॉज लखनऊ पैक्ट जो है वो अपनी जगह पे एक सिग्निफिकेंट है, उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है और जो दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स हैं उसकी भी सेम वैल्यू है इन अ सेंस कि दोनों ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की और एक म्यूचुअल फ्रेमवर्क डेवलप किया जिसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नजर आती है और एक ज्वाइंट स्ट्रगल की तरफ एक जो है वो हमें एफर्ट्स नजर आती हैं, बड़ी सिंसियर किस्म की एफर्ट्स नजर आती हैं. अब लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, बेसिकली थ्री मेजर डिमांड्स, वैसे तो 9 to 10 मैंने मेन पॉइंट्स डिस्कस किए थे, बट देयर वर थ्री मेजर डिमांड्स दैट वर raised or put forward by Muslim leadership और वो कौन सी थी? What were those demands? Separate electorate weightage and 1/3 seats for the Muslims in the Central Legislative Assembly. And ये जो डिमांड्स थी ये इवेंचुअली वो एक्सेप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस और इनफैक्ट इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम जो है इट वाज एक्सेप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब हुआ ये कि इसके बाद हमें खिलाफत मूवमेंट नजर आता है, एक बहुत बड़ा इवेंट था, उसके अंदर बेशुमार एपिसोड्स थी, लेकिन खिलाफत मूवमेंट में जो है वो हमें आप कह सकते हो कि एक ब्लडी चेन ऑफ इवेंट्स जो नजर आते हैं दोनों तरफ से और उसको खैर अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे वो क्या हुआ, लेकिन उस दौरान में ये जो इशू था सेपरेट इलेक्टोरेट का, इसको लेकर जो लखनऊ पैक्ट है, दोनों तरफ की जो पार्टीज हैं या उनकी जो टॉप लीडरशिप है, दे केम अंडर फ्लैग और उस पर अच्छा खासा क्रिटिसिज्म हुआ और ये बोन ऑफ कंटेंशन बन गया. और ये क्या था, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यूपी के हिंदूज ने इसको रिजेक्ट किया, बंगाली मुस्लिम्स ने इस पे क्रिटिसिज्म किया. तो ये जो ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट हमें जो चीज नजर आती है कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का इशू है था, इट हैड बिकम कंट्रोवर्शियल और अब जो है वो खिलाफत मूवमेंट 1918 से 1924 तक चलती है और खिलाफत मूवमेंट का जो मेन मोटो था, मेन फिलॉसफी थी, जो खिलाफत को प्रोटेक्ट करना, उस इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करना, वो तो फेल हो गया क्योंकि कमाल अतातुर्क ने उधर इटली टर्की के अंदर जैसे ही ऑटोमन एम्पायर से वो बनते हैं तो एक नेशनल डिक्टेटरशिप इम्पोज की और खिलाफत के इंस्टीट्यूशन को एबॉलिश कर दिया. अब इस दौरान में हमें क्या नजर आता है कि दोनों तरफ की जो दोनों पार्टीज, दोनों कम्युनिटीज थी, दे केम टुगेदर और उसमें जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे और बाकी जो चीजें थी मिलकर एक एफर्ट करते नजर आते हैं. तो इसमें जो लिबरल कैरेक्टर्स थे, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें एजिटेशनल पॉलिटिक्स नजर आएगी, यहाँ पे हमें वायलेंस नजर आएगा. आल्दो जो गांधी है वो एक मेन फिगर था इस सारे एरा में और गांधी की जो फिलॉसफी सत्याग्रह की थी, नॉन वायलेंस की थी, वो स्टार्टिंग में तो रही, लेकिन जब भी मॉब आएगा तो मॉब की जो है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको हैंडल करना एट टाइम्स बहुत चैलेंजिंग होता है और शायद यही वजह होता है कि फिर जो इवेंट्स है, जो ब्लडी इवेंट्स है वो हमें नजर आते हैं. और इसमें चूरा चोरी का इंसिडेंट है, इसमें बेशुमार इंसिडेंट्स है, कानपुर मोस्ट ट्रेजेडी है वो एक इंसिडेंट है और बेशुमार इसमें इवेंट्स हुए. इसी तरह से गोरों की तरफ से भी वायलेंस कमिट किया गया, एट्रोसिटीज कमिट की गई. हम जलियांवाला बाग इंसिडेंट देख सकते हैं, हम बेशुमार और चीजें डिस्कस कर सकते हैं. तो बहरहाल कहने का मतलब है कि 1924 तक ये सब कुछ हुआ और उसके बाद दोबारा से एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, एक स्पेस क्रिएट हुई और उस स्पेस को कवर करने के लिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने अप्रोच किया जिन्ना को और वजह यही थी कि दोबारा से जो है वो दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक पेज पर आए और ज्वाइंट स्ट्रगल करें. अब इसके लिए क्या था कि आइडिया ये था कि जो अप्रोच जिन्ना को किया गया उसके पीछे जो एक एक उम्मीद थी कि ये जो कॉपरेशन बिटवीन द टू पार्टीज इट माइट स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन और ज्वाइंट एफर्ट जरूरी है. अब आपको दो चीजें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है
कि 1858 से जब से पॉलिटिकल पावर ट्रांसफर हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को, तो उन्होंने ना कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स या पैकेजेस इंट्रोड्यूस करवाने स्टार्ट किए थे सब कॉन्टिनेंट में। हमें 1862 का इंडियन कौंसिल एक्ट नजर आता है, फिर 70s में, 80s में, 1892 में, देन 1909 में टोमाटो रिफॉर्म्स, 1919 रिफॉर्म्स। तो अगर आप देखो तो तकरीबन हर 10 साल के बाद, हर डेकेड में हमें जो एक रिफॉर्म पैकेज नजर आता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई गई। इसका के थ्रू जो है वो हम नेचर जो उनका पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो करना क्या चाह रहे थे यहाँ पे। और ये जितनी भी इन्होंने रिफॉर्म पैकेजेस इंट्रोड्यूस करवाए, इसमें एक स्टेप फॉरवर्ड था कि जिसमें जो लोकल लोगों हैं उनको एडजस्ट किया जाए, एम्पावर किया जाए, स्टेट सिस्टम के अंदर उनको इंटीग्रेट किया जाए। तो इस होप में ही लखनऊ पैक्ट हुआ था कि दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो आपस में बैठें, अपने मसले हल करें और कुछ कॉमन पॉइंट्स के साथ सामने आए, एक म्यूचुअल फ्रेमवर्क को, जिससे वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकें और अपने लिए मैक्सिमम जो राइट्स हैं उसको सिक्योर कर सकें। लेकिन 1916 एक अच्छी अटेम्प्ट थी, लेकिन खिलाफत मूवमेंट की वजह से जो कुछ वो अचीव करना चाहते थे वो नहीं हो सका। अब इसी उम्मीद में 1927 में दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स होती हैं। कांग्रेस की लीडरशिप जिन्ना को अप्रोच करती है। जिन्ना जो लाइक माइंडेड लोग थे विद इन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तकरीबन 30 के करीब जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, उनकी एक मीटिंग कॉल करते हैं वेस्टर्न होटल दिल्ली में इन मार्च 1927, और उसमें ये डिस्कस करते हैं कि अगर आगे बढ़ना है तो किन पॉइंट्स पे बढ़ना है, कौन सी वो चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर हम कांग्रेस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो टोटल 4 पॉइंट्स थे जो कि इन्होंने डिसाइड किए। उनमें से 2 पॉइंट्स तो वही हैं जो कि लखनऊ पैक्ट में थे, यानी कि वेटेज फार्मूला, कि वेटेज फार्मूला वुड बी सेम फॉर बोथ पार्टीज, और 1/3 सीट्स जो मुसलमानों के लिए थी कि शुड बी रिजर्व फॉर द मुस्लिम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये 2 डिमांड्स तो सेम थी। 2 फर्दर डिमांड्स जो है वो इसमें जो है हमें जो है ऐड करते नजर आती हैं, और उसमें से एक जो थी वो थी कि सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे एंड फॉर्म्ड अ न्यू प्रोविंस, और दूसरा ये था कि रिफॉर्म्स शुड बी इंट्रोड्यूस इन एनडब्ल्यूएफपी एंड बलूचिस्तान मेकिंग देम फुल प्रोविंसेस। इसमें से ये जो सिंध वाली डिमांड है ये 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हमें पूरी होती नजर आती है, जबकि जो दूसरी डिमांड है वो हमें बाद में नजर नहीं आती। अब यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये 4 डिमांड्स थी, ये रखी गई, और लेकिन इसमें 2 से 3 इश्यूज हैं। अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, तो यहाँ पे आपको ना 2 से 3 चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। नंबर 1 ये कि ये जो दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स थी, इसका जो कांग्रेस के साथ जो उनकी इनिशियली जो उनकी टॉप लीडरशिप थी, उन्होंने तो इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन क्योंकि इस सारी जो ये जो डायलॉग्स थे, ये जो टेबल टॉक्स थी, इसमें क्योंकि गांधी इन्वॉल्व नहीं थे, और इस वजह से इसकी जो एक्सेप्टेंस थी, ये बिहाइंड द डोर ये सब कुछ हो रहा था, ये ओपन डिस्कशन नहीं थी। गांधी ने इसको रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से जो बाकी रेडिकल माइंडसेट था विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया। हम बेशुमार कैरेक्टर्स की बात कर सकते हैं, उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया जैसे ही ये जो डॉक्यूमेंट है ये पब्लिक होना स्टार्ट हुआ, और उसकी वजह से कांग्रेस जो है, उनकी जो लीडरशिप है वो इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकी। नेहरू पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, बाकी लोगों पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। तो इस वजह से जो फिर ये फैसला हुआ कि इस डॉक्यूमेंट को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं और दोबारा से एक कमेटी फॉर्म करते हैं, और वो नेहरू के अंडर एक कमेटी बनती है जिसकी जो रिपोर्ट है उसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट में की भी जो है वो एक्सेप्टेंस हमें नजर आता है कि वो नहीं थी एज सच, और फिर जिना के 14 पॉइंट्स हमें नजर आते हैं, वो भी अटेम्प्ट फेल होती है, और उसके बाद फिर हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस नजर आती हैं 1930 से 32। अब ये जो पॉलिटिक्स है 1927 से 1932 की, इसको आप एक ही अगर इकट्ठा अप्रोच करोगे, इकट्ठा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, तो जो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है वो आपको क्लियर होगी कि ये सारी एफर्ट्स आखिर हो क्यों रही हैं। और इसी दौरान में एक और जो डेवलपमेंट है वो साइमन कमीशन है। असल में 1919 के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 1929 के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी, और ये एफर्ट्स उसी सिलसिले में हो रही थी। लेकिन ये जो रिफॉर्म्स थी ये फिर फाइनली 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की सूरत में जो है वो इंट्रोड्यूस या इम्प्लीमेंट की गई। अब 6 साल का डिले क्यों था, उसकी 2 वजूहत थी। एक तो हमें उस दौर में
जो है वो एक इकोनॉमिक डिप्रेशन वर्ल्ड वाइड नजर आता है। जो न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट मार्केट है वो क्रैश करती है और उसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हैं वो दुनिया की सारी इकोनॉमीज पे आते हैं। और डोंट फॉरगेट कि ये वो टाइम है कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो रिकवर कर रही हैं। और क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन ने जो है वो एक एक आप कह लो कि बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज किया था, चाहे उसमें मटेरियल डैमेज था, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था, अगर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, बाकी कंट्रीज की बात करें। और फिर वो कंट्रीज जो कि जिनको इसमें डिफीट हुई, जर्मनी की बात कर सकते हैं, ऑटोमन एम्पायर की बात कर सकते हैं, तो उन पे वॉर इंडेमनिटी इम्पोज की गई। उनके वैसे ही बहुत बुरे कंडीशंस थे, तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी था, फॉरेन डेट्स एंड और लाइबिलिटीज भी थी, और भी बड़े मसले मसाइल थे। तो इसमें जो, अगर हम इंग्लैंड की बात करें, एक ब्रिटिश माइटी एम्पायर की बात करें, तो वो भी अपने डोमेस्टिक अफेयर्स में बिजी हैं। तो एक तो इस वजह से भी उनकी जो तवज्जो है वो कॉलोनीज से थोड़ी सी हमें डाइवर्ट होती नजर आती है। लेकिन एट द सेम टाइम जो सब कॉन्टिनेंट के और पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी वो भी इस दौरान में एक एफर्ट कर रही हैं, और उसका भी कोई जो है वो फायदा नजर नहीं आ रहा। तो फिर साइमन कमीशन अपॉइंट किया जाता है 1927 में, और नवंबर में, ये मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि बेसिकली इट वाज अ स्टैट्यूटरी कमीशन, और इसको लेकर सब कॉन्टिनेंट में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, इसका बाइकआउट किया गया। और ये भी एक फील्ड मिशन था, ऑल्दो इन्होंने 2 टाइम्स विजिट किया इंडिया को, टॉप लीडरशिप से मुलाकातें की, बातचीत की, उनके उनका व्यू पॉइंट्स जाने, लेकिन इनकी जो प्रपोजल्स हैं उस पर एज सच इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो एक एफर्ट गोरों ने की, बाकी एफर्ट्स जो हैं वो दोनों तरफ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनकी लीडरशिप है, उन्होंने की, लेकिन उसके कोई खातर खान नतीजे सामने नहीं आए। और फिर फाइनली गोरों को खुद ही 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, उसको इम्पोज किया गया। तो ये वो सारी डिबेट है जिसको आपने इस कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसका जो सबसे बड़ा असर है वो तो हमें मुस्लिम लीग के अंदर ही नजर आता है, और ये भी मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि जो शफी लीग है वो हमें बनती नजर आती है, एक स्प्लिंटर ग्रुप है, एक इलेदा फैक्शन है जो कि क्रिएट होता है। और सर मोहम्मद शफी जो कि पंजाब की मुस्लिम लीग को हेड, और इन जो दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल में जो वेस्टर्न होटल दिल्ली में डायलॉग हुआ, जो जिन्हों ने कॉल किया था लीडरशिप को, टॉप लीडरशिप को, उसमें शामिल थे, तब तो उन्होंने सच कोई कोई बात नहीं की, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शो नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो पंजाब वापस आए तो उन्होंने अपनी एक अलहदा पार्टी बना ली। और यहाँ से 2 से 3 लेसन हैं जो कि आप जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। उसमें से एक चीज़ तो ये है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है एज अ पोलिटिकल पार्टी, उसमें जो पार्टी डिसिप्लिन था वो किस लेवल का था। सेकंड ये कि वो पार्टी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड पार्टी नहीं थी, और वो एक एक्सक्लूसिव पार्टी थी, उसकी मेंबरशिप बहुत ज़्यादा नहीं थी। तीसरी ये कि जो रीजनल पॉलिटिक्स हैं या जो रीजनल लीडर्स हैं, उनका जो एजेंडाज हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं सेंट्रल में जो पॉलिटिक्स हो रही है। और इलामा इकबाल साहब ने भी शफी लीग को ज्वाइन किया एज अ जनरल सेक्रेटरी। तो ये हमें थोड़ी सी विद इन मुस्लिम लीग जो है वो एक ट्रेंड डलता नजर आता है। यही वजह थी कि शायद 1937 में मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को इलेक्शंस में डिफीट होती है, और उसके बाद फिर जिन्ना दोबारा रीऑर्गेनाइज करते हैं इस पार्टी को, एक स्ट्रिक्ट पार्टी डिसिप्लिन इम्पोज करते हैं, और फिर जो कुछ होगा वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन बहरहाल इसका जो सबसे पहला चीज है वो यहाँ पे नजर आई, और इस बार जो बोन ऑफ कंटेंशन जो इशू बनता है वो वेटेज क्लॉज है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो पंजाब में है, ऑल्दो जो मुस्लिम्स थे नंबर वाइज वो ज्यादा थे, लेकिन वो कोई एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं थी। वो कितने होंगे, 54-56% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो वेटेज का मतलब ये था कि अगर आप हिंदूज को एडजस्ट करोगे, उनको उनकी जो एक्चुअल जो उनके नंबर्स है उससे ज्यादा उनको रिप्रेजेंटेशन दोगे, तो इसमें ये था कि इनकी जो पावर शेयरिंग है वो कम होगी, इनका जो पावर में शेयर है वो कम होगा, और ये कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं थे। तो यहाँ पे अगेन जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो हमें डोमिनेट करते नजर आते हैं, और इसकी वजह से ये जो चीज़ है वो आगे चलती नजर नहीं आती। और इनफैक्ट जो असाइनमेंट कमीशन है या जो शफी लीग है, इस पे क्रिटिसिज्म ये भी है कि इन्होंने ही पंजाब के गवर्नर से मिलकर जो है गवर्नर जनरल को अप्रोच किया, और ये जो साइमन कमीशन है ये इन्हीं की कॉल पे जो है वो जो है ये स्टैचुटरी कमीशन जो है वो अपॉइंट किया गया। और ये इसमें ये जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है, कुछ इसके प्रूफ भी डिफरेंट हिस्टोरियंस ने दिए हैं
कि इनकी मदद से ही ये हुआ था, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये प्रोविंशनल ऑटोनॉमी चाहते थे और लोकल लेवल पे पावर को एंजॉय करना चाहते थे। तो बहरहाल जो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है वो इंटरेस्टिंग इसी सेंस में है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के जो हैं वो ग्रुप्स नज़र आते हैं, उनके अपने-अपने एजेंडाज़ नज़र आते हैं, और सारी पॉलिटिक्स जो है वो इन्हीं चीज़ों के इर्द-गिर्द आपको नज़र आएगी। तो ये जी दिल्ली मुस्लिम प्रपोज़ल है, इसकी जो सिग्निफिकेंस इस सेंस में है कि अगेन एक सीरियस अटेम्प्ट की गई दोनों तरफ की लीडरशिप की वजह से, लेकिन अगेन क्योंकि पॉलिटिक्स में इतनी ट्रेनिंग नहीं थी, इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, इतने ग्रेट माइंड्स तो ज़रूर थे, लेकिन अगेन उसमें बेशुमार और भी इश्यूज आ जाते हैं जो कि पर्सनैलिटी रिलेटेड है। आपकी ईगो का इशू आ जाता है, सम टाइम आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और उस दौर में क्योंकि कम्युनिकेशन भी इतना इफेक्टिव नहीं था, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिन्होंने अपना रोल प्ले किया, और कहीं न कहीं ऑब्वियसली गोरों की भी इन्वॉल्वमेंट रही होगी, और तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको आप इसको कॉन्टेक्सचुअलाइज़ कर सकते हैं। और खिलाफत मूवमेंट को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें ख़ास तौर पे जो शुद्धि एंड संगठन की मूवमेंट्स चली, उसमें जो पंडित मदन मोहन मालवीय का, लाला लाजपत राय और इस तरह के और जो लीडर्स हैं, इनका क्या रोल था? फिर मुसलमानों ने उसको कैसे उसका जवाब दिया? उसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को आप देख सकते हैं। बेशुमार ऑर्गेनाइज़ेशंस मुसलमानों की तरफ से भी सेटअप की गई, जिसमें तंज़ीम, तबलीग, ताकि वो काउंटर कर सकें शुद्धि और संगठन जैसी तंजीमों के इन्फ्लुएंस को। तो ये जो इसमें अब खैर ये 1 क्रेडिट आउट का कोर्स है, इंट्रोडक्टरी कोर्स है, इतनी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाया जा सकता, इतना टाइम नहीं है। लेकिन आपको अगर एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन तमाम इवेंट्स को थोड़ा-सा डिटेल में देखें, और पॉलिटिकल हिस्ट्री को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक कि आपको ज्ञान ना हो। तो बेहतर है कि अगर आपने इसको एक अच्छे वे में अंडरस्टैंड करना है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स है, उसको ज़रूर जो है वो आप गो थ्रू करें। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो पूछना था जिस तरह आपने साइमन कमीशन का बताया सर, साइमन कमीशन को तो सर इंडियंस ने इस वजह से रिजेक्ट किया था क्योंकि उसमें सर एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, और दूसरा सर वो पार्शियल और इनएडिक्वेट था जिसकी वजह से कांग्रेस उसे रिजेक्ट कर रही है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि अगर इसको थोड़ा हम लोग ब्रीफली एक्सप्लेन करें, तो मैंने एक बुक में पढ़ा था कि साइमन कमीशन 4 मार्क्स के इनके 7 मेंबर थे, तो सर इसका 4 मार्क्स का इसमें क्या मतलब है? अनसब अगर आप देखो ना, तो ये जो इसको बायकॉट किया गया, उसके पीछे जो डिसीजन है, उसके पीछे जो लॉजिक है, वो तो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि 1927 के अंदर अगर हम देखते हैं, तो दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें जो है एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी भी प्रिवेल कर रही है, वहाँ पे उनके पास एक्सपीरियंस भी है, और अब वो इस काबिल थे कि वो अपने डिसीजन खुद कर सकते और इस सिलसिले में कोई एफर्ट्स कर सकते। तो ऐसे में अगेन अगर एक कमीशन ही अपॉइंट होना है और उसमें इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी, और डिसीजन भी इंडियंस के हवाले से ही होना है, तो ये मेरे ख्याल से ये एक बिल्कुल ही मजाक नजर आता है कि आप कैसे ये कह सकते हो कि जो इंडियंस हैं उनके फैसले बाहर से हों, और वरना तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज का बनाने का कोई मकसद नहीं है, और ये सारी एक्टिविटीज जो है वो जितनी भी एफर्ट्स हैं यूजलेस है, एफर्टलेस है।
तो इस सेंस में देखा जाए तो इंडियंस की बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि गोरों की लॉजिक अपनी जगह पे ठीक थी कि जो स्टैट्यूटरी कमीशन है वो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया ना, और स्टैट्यूट तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है। तो उसमें क्योंकि कोई इंडियन इन्वॉल्व नहीं था, तो इंडियन कैसे उसका जो है वो उस कमीशन का जो है वो मेंबर हो सकता था, कोई भी इंडियन। तो उनकी बात अपनी जगह पे ठीक थी, इनकी जो बात है वो अपनी जगह पर ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ये एक जो है वो नजर आता है, लेकिन ऑब्वियसली हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि साइमन कमीशन एज सच उसकी जो प्रपोजल्स हैं वो इम्पोज नहीं की गई, उसकी बेस पे फैसला नहीं हो सका, स्वाई ये कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, फेडरेशन होगी, इससे ज्यादा हमें और कोई चीज नजर नहीं आती। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल ये ब्रिटिश जो सब कॉन्टिनेंट है उसकी पॉलिटिक्स में लेटर ऑन इसने कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। लेकिन बहरहाल ये एक पॉइंट था जहाँ पे दोनों पॉलिटिकल पार्टी सीख सकती थी, और शायद यही वो पॉइंट है जहाँ पे इसके बाद हमें दोनों तरफ से कोई सीरियस एफर्ट नजर नहीं आएगी। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने रास्ते अलहदा कर लिए, और 1937 में आपको सबसे पहले डिस्प्ले ऑफ पावर नजर आएगा, और उसके बाद फिर 1940 लाहौर रेजोल्यूशन जहाँ से बिल्कुल ही चीजें अलग हो जाती हैं। और जो 40s का एरा है 40s का, वो तो बिल्कुल ही टर्बुलेंट है। उसमें तो आपको ये जो ईगो है ये नजर आएगी। और लेकिन अगेन आपको दो चीजें और अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ट्रेंड्स हैं, उसका इन्फ्लुएंस क्या है लोकल पॉलिटिक्स पे, ये भी बहुत मैटर करता है। जैसे कि वर्ल्ड वॉर वन के दौरान जो है वो रियलिटीज डिफरेंट थी, इसी तरह 40s में वर्ल्ड वॉर टू चल रही है। तो ये चीजें भी बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं जो लोकल मूवमेंट्स होती हैं। तो इसलिए हम ब्रिटिश पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड किए बगैर सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें खासतौर पे जो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है जिसने डोमिनेट किया है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, वो क्या रोल प्ले कर रहा है। और सब कॉन्टिनेंट को हमें एज अ कॉलोनी देखना है कि ये एज अ कॉलोनी जो है ये ब्रिटिश एम्पायर को क्या जो है वो एडवांटेजेस ऑफर कर रहा है। तो अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने बताया था कि शाफी लीग एक बन गई थी मुस्लिम लीग के अंदर से, तो उसकी अलग होने की क्या वजह थी? कोई आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट था कि पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट था उनके दरमियान? जी मैंने यार आपको एक्सप्लेन तो किया था ना कि उसके पीछे जो बुनियादी वजह है वो वेटेज क्लॉज थी। और जिस तरह से हिंदूज ऑफ यूपी जो थे उन्होंने रिजेक्ट किया था, सेम वाज द केस विद द मुस्लिम, खासतौर पे वो जो लार्जर प्रोविंसेस से ताल्लुक रखते थे।
उसकी वजह ये थी बिकॉज दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ज्वाइंट स्ट्रगल अगेंस्ट सेल्फ रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट इन इंडिया, और इंस्टेड दे वांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स ड्यू टू, क्योंकि जो वेटेज फार्मूला था बेसिकली, उसकी वजह से जो उनकी मेजोरिटी थी इट वाज टर्न इनटू माइनॉरिटी व्हिच वाज अ रियल टेंशन फॉर देम। और वो ये नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि वो पावर स्ट्रक्चर का पार्ट बने और उसको एंजॉय करें एट प्रोविंशनल लेवल। तो इसलिए उनको एक इशू था कि क्योंकि उस दौर में जो है वो यूनाइटेड इंडिया या एक जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है या सेल्फ रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट है, वो उस दौर में कोई बहुत क्लियर एक पिक्चर नजर नहीं आ रही थी, चीजें अनसर्टेन थी। तो इसलिए वो मेरे ख्याल से वक्ती मुफाद पे उनका फोकस था। और यहाँ पे एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको एक चीज नजर आएगी कि मुस्लिम मुस्लिम लीग ने खासतौर पे जिन्ना ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी उस पे कम्प्रोमाइज किया। तो आप जब अगर कोई क्वालिटी रीडिंग टेक्स्ट पढ़ोगे तो उसमें तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया होगा, अदरवाइज आपके लिए कंफ्यूजन होगी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि जिन्ना ने क्यों कम्प्रोमाइज किया। एक्चुअली जिन्ना ने कम्प्रोमाइज नहीं किया था, बल्कि जिन्ना ने इसको एज ए बार्गेनिंग टूल या चिप के तौर पे यूज किया था। और जिन्ना के नज़दीक जो है वो डिमांड जो है वो अपने अंदर अपनी टोटलिटी में इम्पॉर्टेंट नहीं थी, बल्कि डिमांड के पीछे जो फिलॉसफी थी वो इम्पॉर्टेंट थी। क्योंकि उनका ये ख्याल था कि जो अल्टीमेट पर्पस है वो क्या था, कि वो ये था कि मुसलमानों के राइट्स को सिक्योर करना। और वो राइट सिक्योर हो जाते थे किससे, जो 1/3 सीट्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। क्योंकि कहा यह जा रहा था कि एक फेडरेशन होगी और उसके बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी, तो जो प्रोविंसेस होंगे वो पावरफुल होंगे। तो अगर प्रोविंसेस पावरफुल हों तो उसके लिए हमें ट्रेडिशनली जो है वो 1/3 जो मेजोरिटी है वो रिक्वायर्ड होती है किसी भी किस्म की कोई चेंज करने के लिए ना। तो अगर मुसलमानों के पास सेंटर में 1/3 मेजोरिटी होती तो इट वाज सफिशिएंट फॉर सेफगार्डिंग अरेंजमेंट्स विद इन द प्रोविंसेस, क्योंकि उनके बगैर कोई चेंज आ नहीं सकता था। तो इसलिए जिना जो है वो अगेन जिना जो है वो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है कॉमन लॉ की वो अच्छी थी, और वो बेग प्रोमिसेस पे नहीं चलते थे, और उनके नज़दीक जो रिटर्न या कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी वो इम्पोर्टेंट थी। तो यहाँ पे जिन्होंने ने कम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से जो है वो अपनी डिमांड्स को सामने रखा और एक बड़ी ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल वो जिना का विजन था, जिना की सोच थी, लेकिन लोकल लेवल पे लीडर्स ऐसा नहीं सोच रहे थे। तो इस वजह से शायद उनका बैक ना करने की वजह से भी ये जो डेवलपमेंट हुई इसका कोई खातिर खान नताइज सामने नहीं आ सके। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पूछना था, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया था सत्याग्रह मूवमेंट को, सर इसका आपसे ये कंफर्म करना था कि ये स्टार्ट कहाँ पे हुई है। लाइक सर अगर मैंने कुछ बुक्स में सर इसका कॉन्टेक्स्ट ये दिया है कि इसमें अर्ली स्ट्रगल जो इस मूवमेंट में हुई थी वो साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हुई थी, और इस सर मतलब इस स्ट्रगल के बैक साइड पे अगर हम देखते हैं तो सर दिस स्ट्रगल वाज स्टार्टेड बाय सम फार्मर्स इन चंपारण ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो सर इसका जो आपके मुताबिक सर इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इंडिया से हो रहा है सर, इसका रूट जो है वो वहां से अर्ली स्ट्रगल इसका साउथ अफ्रीका से आ रहा है? जी अनसब, आपने ठीक पॉइंट आउट किया है। कुछ ऐसे ही है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में आप शायद नहीं थे, तो मैंने डिस्कस किया था कि जो गांधी की इन्वॉल्वमेंट है, और जब गांधी ज्वाइन करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स को तो वो ऑलरेडी पॉपुलर थे, उनको ऑलरेडी एक करिश्मा था। और इनफैक्ट जब वो बॉम्बे आए थे 1915 में, तो जिना भी उनसे बड़े मुतासिर थे, और एक वो यंग प्रोग्रेसिव और एक बड़े कॉम्पिटेंट इंसान थे, और जिना ने खुद जाके इनफैक्ट उन्हें रिसीव किया था। तो जो उनका साउथ अफ्रीका में जो उनकी स्ट्रगल और जो उनका एक्सपीरियंस था, शायद उसी वजह से वो पॉपुलर हुए थे।
और इंडिया में बल्कि उनको वेलकम करने की एक बुनियादी वजह ही यही थी कि उनका जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है या जो उनकी सोच है, उनकी जो नजरिया है, वो शायद इंडिया के लिए बड़ा मुतासिर होगा, बड़ा फायदेमंद होगा। तो बिल्कुल ये जो साउथ अफ्रीका है, वहाँ की जो उनका एक्सपीरियंस था, उन्होंने इसी को यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में यूज किया। लेकिन चीजें अगेन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। उसमें ये है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो जिस तरह से सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स चली और बंगाल में जिस तरह से हमें चीजें नजर आती हैं, तो वहां पे हमें क्या नजर आता है कि एजिटेशनल पॉलिटिक्स है और वो सब कुछ है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उस स्पाइस है वो थोड़ा सा इन्होंने प्रोवाइड किया है, थोड़ा सा एक उसी को इन्होंने ट्विस्ट किया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्रेडिट जो है वो जो गांधी है उनको जाता है, लेकिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो आपको ये वाला रीजन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा चेंजेस नजर आएंगी। जो बंगाल वाला रीजन था, तब खैर बहार की हम बात करें, बाकी उड़ीसा की बात करें, बाकी एरियाज की बात करें, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, तो यहीं पे सबसे ज्यादा जो एंगर और फ्रस्ट्रेशन था वो था। तो जो लोकल मूवमेंट्स है शायद बनाया गया, मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में ऐसा शामिल ही नहीं किया गया। जैसे कि कानपुर एक जो मॉस्क का इंसिडेंट है, वो एक बड़ा छोटा सा इवेंट है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। जलियांवाला बाग का बहुत इम्पैक्ट है। इसी तरह से अगर हम बात करें और कई इवेंट्स थे, और इसमें जो इंडिगो प्लांटेशन थी, उस पे जो मोनोपोली ऑफ ट्रेड थी और जिस पे में उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, तो ये कई छोटी छोटी चीजें हैं। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ऑलरेडी यहाँ पे चीजें मौजूद थी, लेकिन गांधी ने आप ये कहो कि उसको हाईजैक कर लिया। एक टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी और दूसरा गांधी यंग थे, और फिर लेकिन उसका अब डिबेट की जा सकती है, इट्स डिबेटेबल इशू के उसका फिर क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। और फिर गांधी की अपनी भी जो मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी जो फिलॉसफी थी पॉलिटिकल उसमें कोई प्रॉब्लम था, लेकिन मेरे ख्याल से शायद टाइमिंग ठीक नहीं थी, या जो एफर्ट्स की जा रही थी खासतौर पे जो लिबरल एक हमें माइंडसेट नजर आता है उसकी तरफ से, वो सारी एफर्ट्स वो जो है वो फिर यूजलेस हमें नजर आती है। तो गांधी ने एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया, इनफैक्ट डेंट डाला है, लेकिन अगेन और शायद यही वजह है कि गांधी और जिन्ना जो है वो दोबारा कभी एक पेज पे आ नहीं सके।